हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है वेक्टर का सेकंड लेक्चर और हम जितना अभी तक पढ़े हैं वेक्टर्स के उससे कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था वेक्टर्स के अंदर कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए और वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ा था वेक्टर्स के रिलेटेड। तो आज उसका कुछ रिकैप भी कर लेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर से कैसे कंपोनेंट तोड़े जाएँ, तोड़ा मरोड़ा जाए वेक्टर्स को, वो कैसे पढ़ते हैं उसको देखेंगे हम। उसके थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे बिकॉज वो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। जस्ट आज हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि क्या होता है वो, और फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है उसका भी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आगे आने वाले जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे वैसे आप उससे फेमिलियर होते जाओगे। फिर मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के कुछ मेथड्स होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो उसको हम देख लेंगे। आज हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड्स की बात करेंगे बिकॉज जो है उसका फॉर्मूला वाले मेथड है वो आने वाले लेक्चर में आने वाला है। आज हम सिर्फ वेक्टर का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे ग्राफिकल मेथड से, कैसे इसको ड्रॉ करके थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके सेंटीमीटर लेके कैसे इसको किया जाए वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, और पहले हम लेक्चर का कुछ रिकैप ले लेते हैं बिकॉज वो पॉइंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम इस लेक्चर में आगे बढ़ सकें। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो कल हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था कि वेक्टर जो होता है v उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऊपर एरो के साथ, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर का होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन डिफाइन कर दिया मतलब वो वेक्टर हो गया। एग्जांपल जैसे कि कोई बॉल है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, ग्राफिकल से देखें तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है। ओके, तो बॉल जो है 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे हम, जो 3 मीटर पर सेकेंड है वो तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बॉल जो है 3 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और वेक्टर के डायरेक्शन को। तो इसको हम जैसे लिखें, फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं, इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखते हैं, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, खाली ए लिख दें मतलब वो भी हो गया मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखते थे हम, ऊपर कैप लगा के, इसको कहते हैं वेक्टर का डायरेक्शन। इसके बारे में आगे हम सीखने वाले हैं आज, लेकिन ये होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वेक्टर ए दिस इज वेक्टर ए। ओके, ए जो है कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, और भी जितने वेक्टर होते हैं कोई भी वेक्टर हो सकता है। और ये है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, और ये उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कैप से। ये हम सिर्फ कल का रिकैप ले रहे हैं। और हमने आगे क्या पढ़ा था कि वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन करने का कुछ रूल्स होते हैं। मीन्स अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे दिया है, इस डायरेक्शन में, तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स ये वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कंडीशन क्या है कि वेक्टर का जो ये मैग्नीट्यूड है इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस तरह पे, तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई वेक्टर दिया हो इस तरह से, ठीक है, और सपोज ये वेक्टर 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरह से। हम ओरिजिन पर ले आते हैं ये पॉइंट को, हम ये पॉइंट को क्या करते हैं, ओरिजिन पर ले आते हैं, और इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको 30 डिग्री एंगल पर। हमने उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, सेम लेंथ का रखा हमने और एंगल भी सेम लेंथ का रखा। ये हमने सीखा था कल। और हमने क्या सीखा था, एंगल कैसे डिटरमाइन किया जाए दो वेक्टर्स के बीच में। तो ये 2 वेक्टर था, सपोज ये 2 कोई वेक्टर हो, हमने क्या बोला था कि दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करो, तो ये उसका टेल होता है, ये वेक्टर का टेल है, तो 2 वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन करो, और उसके बीच में जो एंगल आ रहा हो वो हमको मेज़र करना है। और एंगल कौन सा मेज़र करना है, स्मॉलर एंगल, छोटा वाला एंगल हो उसको हमको मेज़र किया जाता है। तो ये एंगल भी होता है, ये एंगल जो होगा ये 180 - 30 मीन्स 150 डिग्री होगा, बट हमको कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल। पहले टेल से टेल ज्वाइन करो, उसके बाद स्मॉलर एंगल जो होगा उसको ले लेना है, ठीक है। तो ये हमने और सीखा था।
तो और हमने क्या सीखा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखा था। इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं ऐसा, और नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये सब हमने कल सीखा था। तो ये हो गया आज का रिकैप। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हमने आगे क्या सीखा था, सपोज़ ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ये कोई बॉक्स है हम सपोज करते हैं, और ये बॉक्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन में बॉक्स को फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का क्या होगा, मीन्स यहाँ पर भी कोई खींच रहा है, यहाँ पर भी खींच रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का क्या होगा, वो एक ही जगह पर रहेगा, बिकॉज दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इक्वल फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो बॉक्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता था वो होता था 0। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, मीन्स ऐसा फोर्स लग रहा हो सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो बॉक्स ओवरऑल 10 न्यूटन से मूव करने लगता था। मीन्स बॉक्स का नेट डिस्प्लेसमेंट आता था यहाँ पर 10 न्यूटन का, ठीक है। बॉक्स का नेट डिस्प्लेसमेंट आता था 10 न्यूटन, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जा रहे थे। ऐसा फोर्स लग रहा हो कुछ, यहाँ पर लग रहा हो 6 न्यूटन और यहाँ पर लग रहा हो 4 न्यूटन। मीन्स यहाँ पर कोई ताकतवर आदमी खड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा जोर से खींच रहा है, और यहाँ पर 4 न्यूटन मीन्स कोई वीक आदमी है, तो डेफिनेटली बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, जहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो बॉक्स का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 - 4 मीन्स हो जाएगा, मीन्स बॉक्स का नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 2 न्यूटन का बॉक्स का नेट फोर्स लग रहा होगा, और बॉक्स का नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर तो कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ पर फास्ट मूव कर जाएगा बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो था कि जब वेक्टर्स कोई भी एंगल पर नहीं थे, मीन्स देखो 0 डिग्री एंगल पर हैं, ये भी 180 डिग्री एंगल पर है। पर सपोज ऐसा कोई केस आता था जब वेक्टर्स कोई एंगल पर हो, मीन्स एक जन लगा रहे हैं फोर्स 5 न्यूटन यहाँ पर, और दूसरा लगा रहा है फोर्स 5 न्यूटन इस तरह है। तो अब ये बॉक्स कहाँ मूव करेगा, एक जन यहाँ से खींच रहा है, एक जन यहाँ से खींच रहा है, तो डेफिनेटली बॉक्स कहाँ मूव करने वाला है, आप थोड़ा आइडिया लगाओ। देखो ये एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर, कोई एक यहाँ पे खींच रहा है, कोई एक यहाँ पर खींच रहा है, तो बॉक्स मूव कुछ इस तरह करेगा। ये यहाँ पर खींच रहा है, यहाँ पर खींच रहा है, मीन्स इस तरह से वो मूव करेगा, ठीक है। तो बॉक्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस तरफ से, एक यहाँ पे खींच रहा है, एक यहाँ पे खींच रहा है, तो बॉक्स इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, ठीक है। तो बॉक्स का नेट मोशन कहाँ पे होगा, इस तरफ। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो हम कैसे फाइंड करते थे, ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं, हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते थे यहाँ पर, ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन हो जाएगा, और ये तो 5 न्यूटन है ही, ठीक है। तो बॉक्स का नेट मैग्नीट्यूड क्या आ जाता था, हम लिखते थे √5² + 5² पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते थे, तो इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स यहाँ से कोई फोर्स लग रहा हो और यहाँ से कोई फोर्स लग रहा हो, तो बॉक्स नेट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बॉक्स का फोर्स नेट किस डायरेक्शन में लगेगा, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5² कॉमन हो जाएगा, तो 5√2 इसका आंसर आ जाएगा। 5² मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 + 1 2, तो 5√2 इसका रिजल्टेंट हो जाता है। ये हमने सीखा था कि दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो बॉक्स का नेट मोशन होता है इस तरफ। इसको हम वेक्टर्स के चैप्टर में क्या डिफाइन करते हैं, वर्ड को, रिजल्टेंट। आर क्या होता है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। ये 5 न्यूटन एक वेक्टर होगा और ये 5 न्यूटन एक वेक्टर होगा, तो जो आंसर आएगा वो होता है 5√2 इस तरफ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर से डिफाइन करते हैं। एक्चुअली इसको आप कोई भी वेरिएबल से डिफाइन कर सकते थे, बट वेक्टर चैप्टर में इसको आर वेरिएबल से डिफाइन किया है, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। आर क्या होता है हमारा, आर वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे फोर्स लग रहा हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये चाहे फोर्स हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, किसी के लिए भी हम लगा सकते हैं इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पर, देखो इसको रफ करके यहाँ पे समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल कोई एक बॉय है, यहाँ पर 3 मीटर मूव कर रहा है, ओके। बॉय है यहाँ पर, उसने ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर ईस्ट उसने मूव किया, ओके। तो 3 मीटर ईस्ट को हम वेक्टर लिखेंगे, बिकॉज हमने डायरेक्शन डिफाइन कर दिया, तो वेक्टर लिखेंगे हम। और उसके बाद 3 मीटर के बाद वो जो है 4 मीटर गया नॉर्थ में,
तो बॉक्स का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस मतलब बॉक्स का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये जो होगा ये बॉक्स का होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट को आर कैप से लिखेंगे और आर कैप का आंसर क्या आएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। 4 और 3 का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, ये आर है, ये आर वेक्टर रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ओके, ये तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढा, इसका डायरेक्शन हम ढूंढ लेंगे कौन से एंगल पर। सपोज ये ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा 5√2 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और वाई के बीच में एट 45 डिग्री इन एक्स वाई प्लेन। या अगर इसको ईस्ट लिखो, अगर इसको यहाँ पे लिखोगे ईस्ट और यहाँ पर इसको लिखोगे नॉर्थ, तब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है 45 डिग्री एंगल पर, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, एग्जैक्ट 45 डिग्री पर इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका एंगल हो जाएगा, मीन्स इसका, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर। अब हमारा जो आंसर है ये पूरा हो जाएगा वेक्टर। देखो रिजल्टेंट का आंसर आया था, आर रिजल्टेंट था हमारा 5√2 और आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर 5√2, हमको डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए, तो 5√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, जब भी हम वेक्टर लिखे तो हमको साथ में डायरेक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ये बात को याद रखना है। तो हमने यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, हमारा रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पर रिजल्टेंट आया हमारा 5 और हम इसको वेक्टर लिखेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 5 मीटर इन, ये कौन सा डायरेक्शन है, देखो ये 3 है 4 है, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, हमने सिखाया था कि ये 3 4 ये 5 मीटर हमारा आंसर आया। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, उसके लिए क्या करते थे, ये एक स्पेशल ट्रायंगल है, मैंने सिखाया था आपको बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में। ये स्पेशल ट्रायंगल होता है, ये और 2 ट्रायंगल होते हैं स्पेशल ट्रायंगल, ठीक है, एक होता है 3 4 5 वाला और एक होता है 4 3 5 वाला, स्पेशल ट्रायंगल होते हैं। 3 के साइड वाला छोटा एंगल होगा, मीन्स ये 37 डिग्री होगा और ये हमारा होगा 53 डिग्री। इसको याद रख लो, नहीं सीखा है तो अभी याद रख लो कि छोटा साइड होगा उसके भी छोटा एंगल आएगा, मीन्स 37 डिग्री आएगा, बड़ा साइड है तो बड़ा एंगल आएगा, 53 डिग्री यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको ये एंगल ढूंढना है, बिकॉज ये टेल से टेल जॉइंट है, तो ये एंगल कितना होगा, इसका साइड 4 आ रहा है तो ये एंगल होगा 53, बड़े के साइड बड़ा एंगल आने वाला है 53, 37 और 53 डिग्री हमको हमेशा याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मीटर आ गया, 50 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 मीटर इन, देखो जी सपोज ये ईस्ट और ये है नॉर्थ। ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कितने एंगल पर जा रहा है 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ओके, 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कितना 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। हमने इसका डायरेक्शन डिफाइन कर दिया, तो हमने वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो वेक्टर से कंपोनेंट कैसे देखे जाएं, ये तो हमने 2D में देखा था कि 2 फोर्स लग रहे हों, अगर 3D में 3 फोर्स लग रहा होगा तो इसका रूल होता है हमको यहाँ पर डायगोनल देखना होता है। देखो यहाँ पर हमको क्या करना होता है वो आगे सिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो इसको रफ करके फिर उसको आगे एक साथ देखते हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो हमने सीखा क्या है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक बॉक्स है। ओके, इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। ये 2D का केस है। कौन सा केस है, 2D का। ओके, जिसको हम वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं उसको कहते हैं 2D। तो यहाँ पर देखो 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो बॉक्स का जो रिजल्टेंट आएगा कहाँ आता है, इस तरफ आता है, ठीक है। ये है बॉक्स का रिजल्टेंट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था 5√2, हमने यहाँ पर ऐसे करके फाइंड कर लिया था। तो अभी तक हमने सीखा कि 2D में होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है, मीन्स इसका रिजल्टेंट वेक्टर लिखें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा 5√2 न्यूटन फोर्स लगेगा इसका, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो बॉक्स का रिजल्टेंट क्या आ गया 5√2 न्यूटन, ये डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ये एंगल क्या आया था हमारा, ये एंगल आया था 45 डिग्री। हमने क्या किया यहाँ पर, हमको वेक्टर्स दिए थे, हमने वेक्टर से क्या फाइंड कर लिया उसका रिजल्टेंट। ओके, तो रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एक्चुअली 2D में होता है, हमको क्या करना होता है यहाँ पर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कंप्लीट करना होता है। 2D में क्या करना होता है, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर ये लाइन है, उसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, और ये लाइन है उसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। इस तरह से देखो, यहाँ पर सपोज कोई फोर्स लग रहा हो 4 न्यूटन,
और यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा हो सपोज 3 न्यूटन, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें, उसका तरीका होता है पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, जो कि आगे हम सीखने वाले हैं वेक्टर एडिशन में, लेकिन आप पहले उसको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर लो, मीन्स थोड़ा फील ले लो उसका। देखो यहाँ पर 3 न्यूटन है, यहाँ पर 4 न्यूटन है, तो यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो जहाँ पर ये पॉइंट मीट कर रहा हो वहाँ पर हमको एरो अपना लगा देना है, तो ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। देखो यहाँ पर 4 न्यूटन है, मीन्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा फोर्स लग रहा है और यहाँ पर कुछ कम फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली इसकी तरफ कुछ टिल्टेड होगा ये, ओके। जैसे देखो यहाँ पर 4 न्यूटन हमने बड़ा ड्रॉ कर दिया बिकॉज ये है 4 न्यूटन, और 3 न्यूटन जो है हमने कुछ छोटा ड्रॉ किया, क्योंकि जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। यहाँ पर 3 न्यूटन है, तो हमको क्या करना होता है, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लो इस तरह से, और इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लो इस तरह से, और देखो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखो आपको लग रहा होगा कि इसके तरफ 4 न्यूटन की तरफ ये कुछ ज़्यादा टिल्टेड है, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 न्यूटन जो है ज़्यादा फोर्स है, ये बॉक्स है यहाँ पर, और 4 न्यूटन जो फोर्स होगा वो ज़्यादा फोर्स है, इसलिए जो एंगल होगा वो कुछ कम आएगा, बिकॉज 4 न्यूटन की तरफ वो ज़्यादा टिल्टेड है। क्यों ज़्यादा टिल्टेड है? क्योंकि 4 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, ये ज़्यादा जोर से खींच रहा है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट यहाँ पर मूव करेगा। मीन्स यहाँ पर कोई वीक आदमी खींच रहा हो, ये कोई वीक आदमी खींच रहा हो, ये कोई स्ट्रांग आदमी खींच रहा हो, डेफिनेटली उसकी तरफ जाएगा वो, ओके। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कुछ इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, और ये एंगल जो होगा डेफिनेटली 45 डिग्री से कम होगा, थीटा विल बी लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से कम क्यों होगा? बिकॉज दोनों अगर सेम फोर्स लग रहा होता तो ये एंगल जो होता ये थीटा है, और थीटा जो होता डेफिनेटली 45 डिग्री आता अगर सेम फोर्स लगता होता। इसके अंदर हमारा जो आंसर आया था 45 डिग्री आया था, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा था। बट यहाँ पर 3 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल कम आएगा क्योंकि इसके तरफ टिल्ट हो जाएगा। ऐसा कोई केस होता तो यहाँ पर 5 न्यूटन है सपोज, और यहाँ पर 3 न्यूटन है, तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। देखो हमने क्या किया, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर हमने खींच दिया ये लाइन। तो देखो ये थीटा जो है आपको दिख रहा होगा, थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज 5 न्यूटन, अब फोर्स ये बड़ा हो गया, तो ये जो बॉक्स होगा ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा, मीन्स इस तरफ चला जाएगा, मोशन करेगा इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा पर कम जाएगा, इस तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो कितने एंगल पर फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से वेक्टर में एडिशन होता है, ओके। यहाँ पर देखो थीटा इस तरफ एंगल था तो इस तरफ टिल्ट गया, इस तरफ उसका रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ओके। यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट करना होता है, हमको पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं इसलिए रेक्टेंगल बन रहा है, बट कोई एंगल पर लगेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। जैसे देखो ये देखो यहाँ पर कोई एंगल पर लगा, तब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाएगा, पैरेललोग्राम, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। इसी को हम पढ़ने वाले हैं आगे, ओके। तो हमने सीख लिया कि 2D में फोर्स लगे तो उसको किस तरह से, अगर हमको 2 वेक्टर्स दिया हो तो रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करना होता है। देखो दोनों परपेंडिकुलर थे तो हमने इस रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। इसका उल्टा दिया हो तो, अगर हमको खाली रिजल्टेंट दिया हो और बोला हो उसका कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, देखो समझते हैं। सपोज यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है, हमको दे दिया है यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, और बोल दिया है कि बॉक्स का इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। हमको क्या दे दिया है? रिजल्टेंट। ऐसे बोल दिया कि रिजल्टेंट जो है वो 10 न्यूटन है। अब इससे आप वेक्टर्स फाइंड करो। तो यही हमारा आज का पहला टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, ओके। देखो यहाँ पर ये 10 न्यूटन फोर्स दिया है, यहाँ पर हमको दे दिया रिजल्टेंट, और हमको बोल दिया यहाँ पर कि ये वेक्टर फाइंड करो। अभी तक क्या 2 वेक्टर था, उससे हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे। क्या ये 5 न्यूटन था तो ये 5 न्यूटन हो जाता था, और ये 5 न्यूटन था तो ये 5 न्यूटन, और दोनों को a² + b² करके ये हम फाइंड कर लेते थे। बट यहाँ पर ये 10 न्यूटन है, ये एंगल भी हमको नहीं पता, ये वाला ये एंगल सपोज थीटा है, सपोज एंगल हम लोग सपोज थीटा है। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये वेक्टर फाइंड करना है। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं हम। देखो हमको ये फाइंड करना है, ये क्या होगा और ये क्या होगा। किसी 2 वेक्टर को ढूंढ के ये रिजल्टेंट आया है, तो 2 वेक्टर्स क्या है उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पर हमको मीन्स ये वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स को, ये वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो ये बॉक्स दिया है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट दिया है, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे और इस तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है। एक एंगल के साइड में और एक एंगल से अपोजिट। देखो यहाँ पर थीटा एंगल दिया है,
ये साइड कितना है और ये साइड कितना है हमको नहीं पता है। ये जो इसका मैग्नीट्यूड है मीन्स ये होगा मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन का और ये होगा मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन का। तो दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का काम हमारा पहला है, तो इसको हम समझते हैं। सपोज ये ट्रायंगल लेते हैं हम, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाए उसको हम समझते हैं। सपोज ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, हमने ट्रायंगल ले लिया ABC। अब ट्रायंगल में देखो हम कैसे ये साइड ढूंढते हैं, ये x है और ये y है। अगर और x और y हमको मिल गया तो सपोज हमको दोनों का हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर x और y हमको मिल गया तो यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है और यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों हमको मिल जाएगा। तो हमको ढूंढना क्या है, x और y। ओके, तो ये ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है। ये साइड हमको पता है r इक्वल टू, चलो इसको r लेते हैं। ओके, ये साइड हमको पता है r है। ओके, हमने r इसको r लिख दिया। ये साइड पता है हमको x है और ये साइड हमको पता है y है, बिकॉज ये y होगा तो ये y होगा। अब इसी ट्रायंगल से हमको x ढूंढना है और y ढूंढना है। तो x ढूंढने के लिए क्या करेंगे, x ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सोचो। अगर हम साइन थीटा यूज़ करेंगे तो ये वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। हमको x फाइंड करना है तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x अपॉन r। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन r। तो इससे हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई r कॉस थीटा। x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, r कॉस थीटा। मीन्स ये जो एंगल है हमको मिल गया r कॉस थीटा। उसी हिसाब से हमको y फाइंड करना होगा, हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू y बाई r लिखेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमको y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई r साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान से समझो। हमको x की वैल्यू क्या मिली, r कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या मिली, r साइन थीटा। मीन्स ये जो x और y है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं r कॉस थीटा और यहाँ पर हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा। अगर आपको कोई वेक्टर का रिजल्टेंट दिया हो और उसको हमको वेक्टर को दो कंपोनेंट तोड़ना हो, इसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर का रिजल्टेंट है और इसके दो कंपोनेंट्स हैं। हमको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे हम, हमको r यहाँ पर दिया है तो जो एंगल के साइड में, देखो याद कैसे रखना है, जो एंगल देखो यहाँ पर एंगल है तो एंगल के साइड वाला जो होगा वो r कॉस थीटा बनेगा और जो एंगल के अपोजिट होगा वो बनेगा r साइन थीटा। हमने फाइंड लिया कैसे आता है वो तो हमने देख लिया यहाँ पर कि x आ गया हमारा r कॉस थीटा और y आ गया हमारा r साइन थीटा। याद कैसे रखना है, हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई करने बैठेंगे नहीं। याद रखना है कि जो थीटा है, जो एंगल साइड है, देखो ये है एंगल हमारा, ये है एंगल, तो एंगल के साइड जो हम कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, एंगल के साइड वो बनेगा r कॉस थीटा और एंगल के अपोजिट, ये हमारा एंगल उसके अपोजिट आ रहा है ना ये, तो ये बनेगा r साइन थीटा। इसको देखते हैं, देखो कैसे होगा। देखो सपोज यहाँ पर दिया है ये कोई ऐसा, यहाँ पर ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर मूव कर रहा है 10 न्यूटन से और ये एंगल हमको दे दिया है 30 डिग्री। ओके, तो हमको दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। कैसे ब्रेक करेंगे इसको, देखो ये एंगल का साइड है, ये एंगल के साइड में है, ठीक है, देखो ये एंगल है तो एंगल के साइड में जो ब्रेक करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर 10 cos 30। क्यों 10 cos 30 लिखा, बिकॉज r cos थीटा, तो r cos और थीटा और एंगल के जो अपोजिट है वो बन जाएगा r, मीन्स हो जाएगा यहाँ पर 10 sin 30। तो हम इसको इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो इक्विवेलेंट हम इसको लिखेंगे, इसको हम अगर हमने ब्रेक कर लिया तो जो मेन वेक्टर होता है उसको हटा देना होता है, बिकॉज हमने वेक्टर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, तो जो मेन वेक्टर है उसको हटा दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 cos 30 मीन्स 10 हो जाएगा 10√3/2, cos 30 क्या होता है √3/2 और 10 sin 30 मीन्स 10 × 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 5√3। ओके, यहाँ पर क्या आ गया 5√3। तो हमने क्या किया, वेक्टर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है। याद कैसे रखना है, जो एंगल है उसके साइड होगा वो कॉस वाला आएगा, जो अपोजिट होगा वो साइन वाला आएगा। अब एंगल किसी तरह से भी दिया हो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एंगल किस तरह से भी दिया हो उसके अंदर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फोर्स लग रहा हो, ठीक है, देखो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इस तरह से, सपोज ये है 20 न्यूटन। ओके, और हमने थीटा यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, थीटा यहाँ पर लिख दिया है।
तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे। देखो ये है हमारा थीटा, ओके, ये है हमारा थीटा। तो थीटा के जो साइड में होगा, देखो ये थीटा वाला है, तो ये हमारा क्या, जब ये 20 है तो ये बनेगा 20 कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हमारा बनेगा 20 कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हमारा क्या बनेगा 20 साइन थीटा। जो एंगल के साइड में, देखो ये एंगल है, उसके साइड में जो है वो कॉस वाला आएगा, ये एंगल है, एंगल के साइड वाला कॉस थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, एंगल के अपोजिट, वो हो जाएगा 20 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा वाला क्या आएगा, अपोजिट वाला, और जो साइड में है वो आ जाएगा कॉस थीटा। तो दो कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक करना है वो आपने सीख लिया। अब जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, देखो इसको रफ करके हम कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, देखो अब फटाफट आप ब्रेक करना है इसका। हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा हो या यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, मैं एग्जांपल फोर्स का लेता हूँ बिकॉज फोर्स को एक्सप्लेन करना इजी होता है। यहाँ पर सपोज 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, तो हमको दो वेक्टर दे दिया है। इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो ये हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, यहाँ पर इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये 3 न्यूटन होगा, ये 4 न्यूटन होगा, तो हमारा इधर आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 5 न्यूटन। रिजल्टेंट कैसे ढूंढा हमने, रिजल्टेंट ढूंढा √3² + 4², तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 न्यूटन। और ये सपोज हमारा एंगल है, सपोज क्या होगा, अगर देखो यहाँ पर 3 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर 4 न्यूटन, तो 4, 3 और 5 वाला ट्राइंगल है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे एट 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल पर है, तो हमारा ये हमको हम वेक्टर में लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारा आ गया, ये हम वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पर वेक्टर लिखेंगे हम 5 न्यूटन एट 53 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 2D में कैसे ब्रेक करना है, अगर दो वेक्टर्स दिए हैं उसको कैसे ब्रेक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आगे जितने भी कंपोनेंट्स करने हैं, और कंपोनेंट्स का बहुत ही काम आता है कि 11th और 12th ये कंपोनेंट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान से समझना कैसे ब्रेक करा जाता है दो कंपोनेंट को। जो एंगल के साइड वाला होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा कंपोनेंट, जो एंगल के परपेंडिकुलर होगा वो होगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट, इसको हमेशा याद रखना। और ये होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है वेक्टर का, ठीक है। और खाली डायरेक्शन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, आर कैप क्या हो जाएगा 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसी से हम यूनिट वेक्टर तक पहुंचने वाले हैं। ओके, तो आर कैप क्या होगा 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। आर कैप होता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है इसमें हम मॉडुलस में लिखते हैं, और कैप लगा दिए मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। देखो वेक्टर हो जाएगा फोर्स हमारा वेक्टर है यहाँ पर, तो हो जाएगा ये फोर्स और ये हो जाएगा उसका डायरेक्शन। ये फोर्स क्या है हमारा 5 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है हमारा 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमारा पूरे वेक्टर का आंसर होगा। तो 2D में होगा तो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से अगर 3D में दिया हो तो 3D में हमारा क्या आंसर आएगा, देखो कोई 3D में दिया हो कुछ इस तरह से, मीन्स एक फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स कुछ इस तरफ, और तीसरा फोर्स कुछ इस तरफ, तो 3D में लग रहा हो तो हम लोग 2D में ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम, और 3D में क्या बनेगा हमारा क्यूब बनेगा, ये क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या होता है उसका, ये देखो ये इसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम का डायगोनल फाइंड किया, उसी तरह से क्यूब होगा तो क्यूब का जो डायगोनल होगा वो हमको देगा रिजल्टेंट। कोई बॉडी इस तरफ मूव किया, इस तरफ मूव किया, इस तरफ, मीन्स कोई इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा उसके, देखो समझते हैं इसको, यहाँ पर डायग्राम बेस समझते हैं इसको। ओके, तो अगर 3D में दिया हो तो कैसे करना हो, सपोज देखो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और एक जेड डायरेक्शन होता है जो इस तरह से आता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो सपोज इसको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये फोर्स लग रहा है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगता हो तो उसका रिजल्टेंट में निकलता है डायगोनल ऑफ क्यूब से। इसको यहाँ पर 3D रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसको इस तरह से दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरह दिया हो और इस तरह, देखो एक फोर्स एक्स में, एक फोर्स वाई में, एक फोर्स जेड में, तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा क्यूब का डायगोनल से। क्यूब का डायगोनल कैसे होता है, देखो ये क्यूब है हमारा, ठीक है, या इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं क्यूब को।
ये हमारा क्यूब है, ठीक है, हमारा क्यूब होता है। तो क्यूब का डायगोनल कैसे होता है, एक इसका ये देखो, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा क्यूब का, ये हमारा 0,0,0 होगा। तो 0,0 से दूसरे एंड तक मीन जो क्यूब का डायगोनल होता है उससे हमको मिलता है 3D में उसका रिजल्टेंट। उसको हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन आप खाली याद रख लो इसका, हमारा याद रख लो, लिख लो ये पॉइंट कि रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ डायगोनल, रिजल्टेंट इज ऑलवेज डायगोनल। अगर 2 वेक्टर दिया हो तो उसका रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल। अगर 3 वेक्टर दिया हो 3D में तो उसका रिजल्टेंट होगा क्यूब या क्यूबॉइड का डायगोनल। तो इसको हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन आप खाली इतना पॉइंट इससे याद रख लो, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट्स कैसे फाइंड किया जाए उसको हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो इसको रफ करके हम देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर से, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका 1 होता है, एंड इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और वो हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है हमको। जैसे सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज देखो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक बॉल है, उस पर यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक बॉल है, उसके यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिखता हूँ, ओके। ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, ओके। तो बॉल 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। कब कहेंगे इसको यूनिट वेक्टर, जब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। जैसे हम सपोज यहाँ पर लिखते हैं आंसर, आंसर क्या लिखेंगे हम, फोर्स का आंसर लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड, ओके। और ये होता है हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। उसी तरह यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट, सपोज यू लिखें यूनिट वेक्टर के लिए तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैप से। जैसे यहाँ पर ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारा डायरेक्शन है। तो जो डायरेक्शन होता है उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। कब कहेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। और उसको फाइंड किस तरह किया जाता है, जैसे यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ओके। तो 4 न्यूटन के फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला कि 4 न्यूटन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 4 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इन पॉजिटिव एक्सिस है, ओके। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वही हमको देगा यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 1 इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, सपोज ये है हमारा फोर्स, ये हमारा फोर्स, ठीक है। अगर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, जो वेक्टर दिया उसको लिखो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। वेक्टर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। और ये हमारा एफ हो जाएगा हमारा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने फोर्स का एग्जांपल लिया है, जनरल एग्जांपल के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट, ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड। जैसे हम जनरल केस के लिखें, अगर फोर्स के लिए ना लिखें, सपोज ए हमारा है कोई वेक्टर, ठीक है, ये हमारा है कोई वेक्टर। तो ए वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वही होता है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन समझ के, यूनिट वेक्टर जो होता है बहुत ही काम आता है आगे।
ठीक है। यूनिट वेक्टर को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो उसमें यूनिट वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा, और ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। ओके, ठीक है। ये एक्सिस से ये डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सब परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता होगा एक दूसरे के, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। एक्स वाई जेड, ओके। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ओके। तो एक्स और वाई और जेड ये जनरली हमेशा कॉमनली यूज़ होते हैं। हमको हमेशा लिखना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा ना लिखना पड़े, उसके लिए हमको एक डायरेक्शन डिफाइन कर दिया गया है। तो जो एक्स डायरेक्शन होगा यहाँ पर लिखते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। एक्स डायरेक्शन जो होगा, एक्स तो लिखा ये एक्सिस है, उसका डायरेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम, आई एक्सिस से। देखो एक्स है, उसका डायरेक्शन लिखेंगे हम आई कैप। वाई एक्सिस है, उसका डायरेक्शन हम लिखेंगे जे कैप, ठीक है। और जो के जेड एक्सिस है, उसका डायरेक्शन हम लिखेंगे के कैप से। ये एक्सिस है और उसका जो डायरेक्शन होता है उसको आई जे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाई जो होगा उसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जाएगा जे कैप, और z जो होगा उसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जाएगा के कैप। ये आई जे कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, ठीक है। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर। मीन्स अगर हम मॉडुलस लें उनका, मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो आई कैप का, जे कैप का और के कैप का, तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, आई कैप इक्वल टू जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1, बिकॉज आई जी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ओके। तो एक्स वाई जेड को यूनिट वेक्टर में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने बता दिया यहाँ पर कि आई जे के। तो इसको सपोज एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बॉडी मूव कर रहा है यहाँ पर, उसने एक्स एक्सिस में 3 मीटर मूव किया और वाई एक्सिस में उसने मूव किया 4 मीटर, ओके। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरह से, हमने बताया था इसको। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो यहाँ पर और ये लाइन ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट, ये होगा 4 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन और हमारा आएगा ये 53 डिग्री, ओके। तो ये तो हमारा आंसर है। तो इसको लिखा किस चला जाता है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो हमारा आंसर क्या है 5 मीटर, 5 मीटर हो जाएगा 53 डिग्री, आई कैप लिखेंगे हम। मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो 53 डिग्री एंगल पर है, ओके। अगर हम दोनों के एडिशन के टर्म में लिखना चाहें, मीन्स अगर वेक्टर को हम एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहे हैं, ओके। तो उसको एडिशन के टर्म में लिखना चाहें तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 मीटर आई कैप और प्लस 4 मीटर जे कैप। ये जो आंसर है वेक्टर के एडिशन का तो आंसर है, मीन्स यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, तो एडिशन करके वेक्टर का आंसर क्या आया, यहाँ पर आया। तो सेम डायरेक्शन में थे तो 3 + 4 7 आता था, तो परपेंडिकुलर है तो उसका एडिशन का आंसर क्या आता है 5 मीटर आया। तो हमने लिखा रिजल्टेंट इक्वल टू 3 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप। आई कैप क्या है, ये एक्स डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्स डायरेक्शन, और जे कैप क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन दिखा रहा है ये, ठीक है। तो हमने सीखा था यहाँ पर ये एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जे एक्सिस, इसको लिखा किस तरह जाए 3 मीटर इन आई कैप एंड 4 मीटर इन जे कैप। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ओके। इसके ऊपर वेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह हमने इसको रिजल्टेंट वेक्टर को लिख दिया। इसका और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना हो तो सेम वही करते हैं हम काम, √3² + 4², इसका आंसर हो जाएगा 5। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखो डायरेक्शन लिखने के लिए कैप डिफाइन करेंगे और लिखेंगे डायरेक्शन इन आई कैप, ओके। डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा आई कैप। अब एक्स और वाई जेड नहीं लिखना है, क्या लिखना है आई जे और के। इससे आप जनरली फैमिलियर हो जाओगे बिकॉज इसके बेस्ड पे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं वेक्टर को एडिशन किस तरह किया जाए। एक्चुअली हम उसका मोस्ट ऑफ द टॉपिक सीख चुके हैं आगे, लेकिन जनरली दिखाता हूँ आपको वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन के लिए 3 लॉ होते हैं, मींस पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ। हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लिखते हैं यहाँ पर TR, ओके। ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल लॉ।
और यहाँ पर हम साथ साथ पैरेललोग्राम लॉ भी सीखते हैं, जिससे कि आपको दोनों में डिफरेंस एक साथ पता चल जाएगा। जनरली सब लोग इसको अलग अलग कराते हैं, लेकिन मैं इसको दोनों को साथ में करा देता हूँ। इसको एक हिंट लिख देता हूँ, जिससे आपको इसको एकदम परफेक्टली समझ पड़ जाएगा। ये होता है हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, और ये होता है हमारा टेल टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड। ठीक है, दोनों को लॉ का स्टेटमेंट अलग है, बट दोनों के लॉ से आंसर हमेशा सेम आता है। इसके पहले एक बात बता दूं आपको कि हम लोग वेक्टर के अंदर हमेशा वेक्टर ही एडिशन कर सकते हैं। मीन्स अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी, हम दो वेक्टर को एक साथ एडिशन कर सकते हैं। वेक्टर के साथ स्केलर एडिशन नहीं कर सकते, और इससे जो हमारा आंसर आएगा, मीन्स हमारा जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी हमारा होगा वेक्टर। वेक्टर के अंदर वेक्टर ही एडिशन कर सकते हो, और उसका जो आंसर आएगा वो होगा वेक्टर। ओके, हम अब सीखते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल लॉ दिया है, यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ दिया है। जो ट्रायंगल लॉ होता है वो होता है हेड टेल मेथड, और जो पैरेललोग्राम लॉ होता है वो होता है टेल टेल मेथड। दोनों का बड़ा सा डेफिनेशन बुक के अंदर दिया होता है, और बच्चे उसको रीड के कंफ्यूज होते रहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना पॉइंट आप समझ लोगे कि ये हेड टेल मेथड है और ये टेल टेल मेथड है, तो पूरा जो स्टेटमेंट होता है उसको हम समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर दो वेक्टर दिया है, दोनों को हम दोनों लॉ से सॉल्व करेंगे, और दोनों का सेम ही आंसर आता है। देखो आंसर तो सेम ही आने वाला है, बिकॉज भले मेथड कोई भी अलग हो, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पर सपोज कोई वेक्टर दिया है, ठीक है, कोई एंगल पर है, और दूसरा वेक्टर दिया है, ये भी कोई एंगल पर है। तो ट्रायंगल लॉ कहता क्या है कि दो वेक्टर दिया है, सपोज ये एंगल थीटा है। ओके, ट्रायंगल लॉ कहता क्या है कि अगर दो वेक्टर कोई दिए हो, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम हेड टू टेल। ओके, व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड इन द सेम मैनर द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर विच इज ऑफ अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। इसका ऐसा कुछ डेफिनेशन है। ओके, इसको तो आप बुक में से पढ़ सकते हो, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो लिखते हैं। देखो सपोज यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है, ये हमने इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करके पहले हमको क्या करना है यहाँ पे, किससे, हेड टेल मेथड, हमको हेड से लेकर टेल तक ज्वाइन करना। ओके, तो हम ये देखो यहाँ पर इसका हेड है, इसके टेल को यहाँ पर ज्वाइन कर दो इस तरह से। ओके, ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर का एंगल क्या है यहाँ पर, ये एंगल है यहाँ पर थीटा। हमको क्या करना है यहाँ पर, ए वेक्टर को लिखो और बी वेक्टर को उससे हेड से ज्वाइन कर दो। देखो हेड हो गया टेल, ये है टेल। ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर को टेल को ज्वाइन कर दो, और रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड। रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड। देखो हमने ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बनाना है हमको, हम ए मूव किए, बी मूव किए, और रिजल्टेंट होता है कुछ इस तरह आएगा। हम लोग एक्चुअली डिफाइन करेंगे इस तरह, बट इस तरह नहीं करना है, बिकॉज देखो यहाँ पर मूव किए, यहाँ पर मूव किए, इस तरह सोचोगे कि इसका आंसर इस तरह आना चाहिए, बट इसका आंसर इस तरह नहीं आता। स्टेटमेंट के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पर हेड यहाँ पर गए, इस तरह गए, और रिजल्टेंट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, एरो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट नहीं कर देना, नहीं तो वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये है हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे आता है, हमने दो वेक्टर्स को हेड टेल से ज्वाइन कर दिया, उसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो हमने इस तरह मूव किया, इस तरह मूव किया, वापस इस तरह मूव नहीं कर जाना है, ठीक है, यहाँ और ऐसे नहीं आ जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। ओके, तो ये होता है ट्रायंगल लॉ, व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम हेड टू टेल, ओके, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर। ओके, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो फाइंड कर लेंगे, और वो कहाँ से होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है पहले दो वेक्टर्स के, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया ट्रायंगल लॉ। यही सेम क्वेश्चन अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से सीखें, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है वो हम समझते हैं। देखो यहाँ पर ये बी है और ये है हमारा थीटा एंगल पर, और यहाँ पर ए है, ए वेक्टर दिया है हमको। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, दो वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन करना है, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ अ वेक्टर। अगर दो एडजेसेंट वेक्टर हो, ये और ये, उसका ऐसा लॉ है, और दो वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन किया, तो जो उसका आंसर आएगा रिजल्टेंट, वो उसका डायगोनल आएगा, ठीक है। ऊपर से आप समझ लो, जो बुक का डेफिनेशन है वो तो आप बुक में देख ही सकते हो, ऊपर से आप समझ लो। इसका डेफिनेशन मैं ऊपर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ का और पैरेललोग्राम लॉ का। इसके तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो, ये ट्रायंगल लॉ का डेफिनेशन और ये है
पैरेललोग्राम लॉ का डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर देख चुके हैं, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो ये ए वेक्टर है, क्या करना है, इसको टेल से टेल ज्वाइन करना है। इसमें हमने हेड टेल ज्वाइन किया था, बट इसके अंदर हमको टेल से टेल ज्वाइन करना है। और जनरली हम फॉलो करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ही फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ तो आपको सिखाने के लिए सिखा दे रहा हूँ, पर जनरली हम फॉलो करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ओके, देखो यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर दो, और जो बी वेक्टर है उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर और ये हमारा एंगल थीटा, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, एडजेसेंट वेक्टर हो, ठीक है, दो एडजेसेंट वेक्टर हो, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वो पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो और उसका डायगोनल फाइंड कर लो। मीन्स इसके देखो हमने अभी सीखा था ना, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो और इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, और हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो रेक्टेंगल बन जाता, बट कोई एंगल पर है तो बना पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ क्या हो गया, वो हम एक ही एग्जांपल समझ गए। देख सकते हो कि दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है, मेथड भले अलग हो, दोनों का आंसर तो सेम ही आता है। और मैं बता रहा हूँ जनरली हम लोग फॉलो करते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। ये तो हमने सिर्फ सिखाने के लिए सिखा दिया, बिकॉज बुक का एक कॉन्सेप्ट है। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वो हमने सीख लिया, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन तो आप बुक के लिख सकते हो, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो हम सिर्फ मतलब फॉर्मूला वाइज सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सीख रहे हैं। जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, वो तो हम आगे सीखने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। आज का जो है सिर्फ बेसिक सा लेक्चर है जिसके अंदर सिर्फ हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या लॉ होता है सीख लिया। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन में कुछ दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने जो भी ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों पढ़ा, ये सब का कॉन्सेप्ट हम इसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन मूव्स 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है, एंड देन मूव्स 30 मीटर ओके ईस्ट आएगा यहाँ पर। अ मैन मूव्स 40 मीटर नॉर्थ एंड देन मूव्स 30 मीटर ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन में दिया है। और ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर आई कैप और माइनस आई कैप के फॉर्म में दिया है, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम दिया है और यहाँ पर कुछ एंगल दिया है, ठीक है। और आई कैप मतलब होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और माइनस आई कैप मतलब होता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जैसे हमने कल नेगेटिव ऑफ वेक्टर सीखा था कि हमने वेक्टर के आगे नेगेटिव लगा दिया, मीन्स वो हो जाएगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर ये आई कैप है तो इसका अपोजिट बेस्ट होगा, वो होगा माइनस आई कैप। अगर ये प्लस एक्सिस है तो इसका अपोजिट जो होता है वो होता है माइनस एक्स एक्सिस। ओके, ये तो हमने वेक्टर में सीखा था, उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अ मैन मूव्स 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है, तो एक मैन था वो 40 मीटर, पहले हम ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करते हैं। ओके, बाय ट्रायंगल लॉ सॉल्व करते हैं इसको। अब मैन मूव्स 40 मीटर नॉर्थ, तो मैन जो है वो 40 मीटर नॉर्थ मूव कर गया एंड देन मूव्स 30 मीटर ईस्ट, तो यहाँ से वो 30 मीटर ईस्ट मूव कर गया। ओके, तो 30 मीटर उसने ईस्ट मूव किया यहाँ पर और 40 मीटर उसने नॉर्थ मूव किया। तो इसको और बाद में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो इसको ट्रायंगल लॉ से कैसे करेंगे। पहला है हमने ड्रॉ कर दिया है 40 मीटर, और यहाँ से उसका जहाँ हेड है वहाँ से उसका टेल ज्वाइन करो, और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया 30 मीटर। ये 40 मीटर इसलिए इसका ज़्यादा बड़ा ड्रॉ किया है, 30 मीटर इसलिए छोटा ड्रॉ किया है। रिजल्टेंट इज गिवन बाय, अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट करते तो ऐसा ऐसे और ऐसे आ जाता, बट हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। हमारा रिजल्टेंट क्या हुआ, देखो ऐसे गए और ऐसे गए, ये हमारा हो जाता। अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट करते ऐसा होता, बट हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ओके, हमको ये डायरेक्शन नहीं बना देना है इस तरह से, तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, वो ऑप्शन में दिया है, रॉन्ग वाला ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड आएगा √30² + 40² 30² + 40²। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है यहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 50। ओके,
बिकॉज 30 स्क्वायर 345 का ट्रायंगल होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 50। तो आर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारा 50। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो देखो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 30 है 40 है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल लिखें ये थीटा, अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल लिखें, यहाँ पर हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा एंगल लिखें तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा का साइड वाला 30 मीटर वाला है, मीन्स 345 वाला ट्रायंगल याद करो, ये 345 समझो इसको, 30 40 50 को। तो 3 वाला छोटा एंगल है, मीन्स हमारा थीटा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 37 डिग्री, बिकॉज थीटा क्या होगा, अगर हम फाइंड करें tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 30/40 मीन्स इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। और 3/4 क्या होता है tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। हमारा थीटा क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। हमने थीटा इक्वल टू 37 डिग्री फाइंड कर लिया है, बट हमको डायरेक्शन किस रिस्पेक्ट टू देना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमारा ये एक्सिस हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा आई कैप। ओके, तो हमारा आई कैप से हमारा ये एंगल कितना आ रहा है, अगर 37 होगा तो ये कितना होगा 90 - 37 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 53 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 50 मीटर। 50 मीटर हमारा रिजल्टेंट आया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा 53 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो 53 डिग्री फ्रॉम एक्स, ओके, फ्रॉम आई कैप लिखो यहाँ पर, फ्रॉम आई कैप, फ्रॉम आई कैप उस तरह, ठीक है। यहाँ पर सब जगह लिख दो फ्रॉम, यहाँ पर लिख दो फ्रॉम। ओके, तो हमारा क्या गया 50 मीटर 53 डिग्री फ्रॉम आई कैप। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर ये। तो हमने इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर लिया, इसको हम पैरेललोग्राम से लॉ से सॉल्व करें तो भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, पैरेललोग्राम से सॉल्व कर लेते हैं इसको, सेम ही कॉन्सेप्ट है, हम यूज़ पैरेललोग्राम ही करेंगे, इसलिए पैरेललोग्राम को समझो। यहाँ पर देखो 40 मीटर मूव किया इसने यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40 मीटर, और फिर 30 मीटर उसने ईस्ट में मूव किया, बट हमको ईस्ट में मूव करना है, तो ईस्ट में इस तरह मूव कर रहा है। ओके, ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको पैरेललोग्राम में करना क्या होता है, हमको वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ज्वाइन करना होगा टेल टू टेल। हमने क्या बोला था कि हमको टेल से टेल ज्वाइन करना है, तो हमने टेल से टेल ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हमने इसको यहाँ से हटा दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम टू सेम है यहाँ पर। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल, ठीक है। एंगल हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देना है, तो इसको हम थीटा लिख देते हैं, ठीक है। ये 40 है तो ये साइड भी हो जाएगा 40, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है 50, बिकॉज 30 40 50 का ट्रायंगल बन रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो 50 आ गया, एंगल भी सेम आ जाएगा बिकॉज tan थीटा होगा 4/3। अब ये थीटा क्या हो जाएगा 40/30 मीन्स थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसके अंदर से भी सेम आंसर आता है, पैरेललोग्राम लॉ से भी 50 मीटर 53 डिग्री फ्रॉम आई कैप, ठीक है। ये हमारा आई कैप का डायरेक्शन है, इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलो, आई कैप बोलो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलो डायरेक्शन। तो हमने इसको ये क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ से और ट्रायंगल लॉ से दोनों से सॉल्व कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। उन लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे फाइंड करने को, फोर्स बोले फाइंड करने को, तो इसी डायरेक्शन में या इसी कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, जो कि ट्रायंगल लॉ का ही फर्दर एक्सटेंशन है। ओके, उसको बस सीख के हम फिर ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो लास्ट में हम देख लेते हैं पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। पॉलीगॉन लॉ जो होता है ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, हेड टेल ज्वाइन करते थे, और लास्ट में जो हमारा आंसर होता था वो अपोजिट डायरेक्शन में हम ले लेते थे। उसी तरह अगर यहाँ पर देखोगे 2-3 वेक्टर दिए हो इस तरह से, देखो सपोज़ यहाँ पर कोई वेक्टर दिए हो, 2 से ज़्यादा वेक्टर दिए हो, एक इस तरह डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। 2 या 3 से ज़्यादा वेक्टर दिए हों, इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है उसको हम समझते हैं। सपोज कोई एक डायरेक्शन में दिया हो, तो ये हमारे पास 4 वेक्टर्स है, ठीक है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है। ओके, तो हमको करना क्या होता है, इसको हेड टेल ज्वाइन करना होता है। सपोज ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, ये हमारा डी वेक्टर है। सबको पहले हेड टेल ज्वाइन कर दो। ये सपोज हमारा हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा हेड है। ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर को ज्वाइन कर दो, ठीक है, बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो और पैरेलली शिफ्ट कर दो, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, जो भी एंगल पर है, ठीक है, जो भी एंगल पर है वही एंगल पर हमने इसको रखा है। सी वेक्टर है, इसको भी यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर दो और उसके हेड से इसका टेल ज्वाइन कर दो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसको इस तरह से कर दो और उसके बाद डी वेक्टर दिया है और डी वेक्टर को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लो इसके हेड से इसके टेल से।
तो हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा डी वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखना है, ठीक है। और इसके हेड से हेड टेल सबको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, हमने इसको यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, उसको यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो लास्ट साइड होगा और वो हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, हमको सारे वेक्टर्स को हेड टेल से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, हम उसको अलग तरीके से कैसे ढूंढा जाएगा वो तो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर फाइंड कर लिया। उसके बाद रिजल्टेंट लेना है हमको अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका एंगल कैसे मिलेगा हमको, विद रिस्पेक्ट टू ए हमको एंगल ले लेना है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा थीटा एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट एंगल, और किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है वो हमने सीख लिया। इसके बेस पे जो क्वेश्चन होगा वो तो हम आगे आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने ट्रायंगल लॉ सीख लिया, पैरेललोग्राम लॉ सीख लिया, वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है वो हमने सीख लिया, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो हमने सीख लिया। इसके जो स्टेटमेंट है बुक में दिया होता है, लेकिन इसका फील क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ लो। इसको यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर हेड टेल मेथड है, ठीक है, हेड टेल मेथड। ओके, तो हमने आज सब कुछ सीख लिया जो हमको रिक्वायरमेंट था आज के लेक्चर के लिए। यूनिट वेक्टर सीख लिया, वेक्टर के कंपोनेंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो नहीं समझ में आएगा तो वापस इसको रिकैप करके देख सकते हो। अगर लेक्चर में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके वो डाउट पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना केयर रखो, एंजॉय करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।